यही तो मेरी रत्ना। अब बुद्धि लग गया क्या? ये तुम्हारी रत्ना नहीं, ये हमारी उर्वशी है। हमारी मतलब हमारे महल की उर्वशी है। ये उर्वशी नहीं हुजूर, ये तो मेरी रत्ना, मेरी प्रेमिका। शांति से खड़ी है। अब तुम दफा हो जाओ, जाओ। कैसे जाने की क्या बोला? इसने तो नया जन्म लिया है, ये तो मेरे पूर्व जन्म का प्यार। हाँ जापना, आज से 200 साल पहले हम प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे। 200 साल पहले। लेकिन आप 20 साल से ज्यादा तो खुद नहीं लग रहे करिए। 200 साल। आप गुरु, आप सही कह रहे थे। वो 90 साल की दादी रत्ना ही प्रेमिका होगी। जापना, मैंने भी तो पुनर्जन्म लिया है। आपने भी पुनर्जन्म लिया है। हाँ जापना, आज से 200 साल की रत्ना को पाने के लिए कितने जतन किए। मैंने और मेरी रत्ना ने हमारे प्यार को बचाने की बहुत कोशिश की जापना, पर आखिरी में राजकुमार जान सिंह के सामने में टकरा नहीं पाए। और आखिर में हमें अगले जन्म में मिलने की कसम खा के हमने दुनिया छोड़ी। मैंने पुनर्जन्म लिया है जापना, और मैं अपनी रत्ना को लेने आया। अगर आपको यकीन नहीं आता जापना तो आप जांच कर सकते हैं। पिछले जन्म में मेरी रत्ना के दाएं घुटने में एक छोटा सा प्यारा सा तिल था, और मुझे पूरा यकीन है इस जन्म में भी उनके दाएं घुटने में एक छोटा सा प्यारा सा तिल होगा। ठीक है, दिखाइए। मतलब आप खुद जरा देखिए और देख के हमें बताइए कि तिल है कि नहीं। हमारे दाएं घुटने में तिल है। यकीन आया जापना, आखिर में हमारा मिलन तो होना ही था। कृपया करके आप हमारे प्यार का साथ दें और मुझे अपनी रत्ना को यहाँ से ले जाने की इजाजत दे जापना। रत्ना, अरे ऐसे कैसे चलो? हाँ अगर इत्तेफाक भी तो हो सकता है। और उन्होंने कहा कि रत्ना के घुटने में तिल पिछले जन्म का, इस जन्म के उर्वशी के घुटने में तिल है, तो इत्तेफाक भी तो ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि उर्वशी के पीठ पे फंसा तो अब हमें कैसे पता कि उर्वशी के पीठ पे फंसा है? हमें तो ऐसे ही इत्तेफाक बोल दी। तो जैसे इनके घुटने का तिल, वैसे हमारे पीठ का मस्सा, इत्तेफाक। नहीं, वैसे बात तो सही है, इत्तेफाक तो होते हैं। अब यही इत्तेफाक ले लीजिए, रानी साहिबा हमसे रोज कहती रही कि आप मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं, और उस दिन हमने अपने आप को आईने में देखा तो हम वाकई में मोटे हैं। इत्तेफाक की बात हो गई ना। इत्तेफाक। आप हमें बताइए कि और कोई सबूत है आपके पास, मतलब और कोई अगर तिल हो कोई। नहीं, हमारा मतलब तिल नहीं, कोई कोई और सबूत जिसे आप साबित कर पाए कि यही आपकी रचना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो राजा ध्यान सिंह की उन बंजारों की उजड़ी हुई बस्ती में जाकर देख सकते हैं। मेरी और मेरी रचना की सालों पुरानी तस्वीर आज ही लगी हुई। तो मैंने और मेरी रचना ने घंटों साथ बैठकर बड़े प्यार से एक चित्रकार से बनवाई। साबित तो करना होगा। अब तुरंत ये राजा ध्यान सिंह के राज्य में जाइए और ये 200 साल पुरानी तस्वीर लेकर आए। आप चाहे तो जापना वहां पे किसी से भी पूछवा सकते कि अपनी प्रेमिका के लिए अंबर ने जान दी थी या नहीं। ये क्या बात है? प्यार आप लोगों ने किया और जान की अंबर ने दे दी? जापना अंबर नहीं। मेरा तो लगता है कि पुनर्जन्म नहीं है। मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए और वहां से ही आप निकल जाइए सीधा राजा ध्यान सिंह के यहाँ वो वसील लेने के लिए 200 साल पुराना। चलो बस, मेहमान है हमारे, वो प्रेमी भी है, वो पुनर्जन्म भी हुआ है इनका।
61 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। ये एरिया हमारी पूरी जमीन का 71% एरिया बनता है। करोड़ों किलोमीटर के एरिया पर फैले ये ओशन अपने अंदर लाखों मिस्ट्री को छुपाए हुए हैं। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर है या फिर हजारों साल पहले समंदर के अंदर डूब जाने वाले पूरे के पूरे शहर हैं। ये ओशन हर तरह से ढेरों किस्म के राजों से भरे हुए हैं। ओशन की इन मिस्ट्रीज में अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो नाम मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच समुद्र का अब तक डिस्कवर होने वाला सबसे गहरा पार्ट है, जो चौड़ाई में तो सिर्फ 69 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई में 2550 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये ट्रेंच पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर आता है, जहाँ समुद्र की गहराई हैरत अंगेज तौर पर 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर तक जा पहुँचती है। 1873 में मारियाना ट्रेंच को पहली बार एक ब्रिटिश शिप के क्रू ने ओशन फ्लोर मैपिंग के दौरान डिस्कवर किया था। ओशन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें समुद्र के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं और फिर जब वो सिग्नल समुद्र में मौजूद जमीन से टकरा कर वापस आते हैं तो उन्हें शिप पर लगे रिसीवर के थ्रू कैच किया जाता है और फिर कंप्यूटर पर ओशन में मौजूद जमीन का एक नक्शा बनाया जाता है, जिसे आज के दिन सोनार स्कैनिंग भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप ने डिस्कवर किया था उसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया गया था। उसके बाद HMS चैलेंजर 2 वो शिप थी जिसने दूसरी बार 1951 में मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर किया था। मारियाना ट्रेंच की डिस्कवरी ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। इंसान अब समुद्र की ऐसी गहराई में जा पहुंचा था जहां हर तरफ से काला अंधेरा था और जहां पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना था, जो नॉर्मल प्रेशर से 1071 गुना ज्यादा है। ये प्रेशर इतना ही है जो किसी भी चीज या किसी भी बुरी प्रूफ कार को सिर्फ लम्हों में कुचल सकता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है, पानी के इस कदर प्रेशर और काले अंधेरों के बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में जिंदगी पाई जाती है। मारियाना ट्रेंच में अब तक 5,000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर्स को देखा जा चुका है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र के इस हिस्से में एक दूसरी और अलग दुनिया बसती है और बात थोड़ी ये भी सामने आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शार्क मेगालोडॉन आज भी ओशन की इन्हीं गहराइयों में जिंदा है। आज की इस वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच से डिस्कवर होने वाले सबसे अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरी एंड तक देखना और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। ओशन के सरफेस से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद समुद्र में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समुद्र बिल्कुल काला हो जाता है। इन्हीं काले अंधेरों में डीप सी ग्रेडिंग फिश पाई जाती है। ये फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई थी, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया था। पहले तो साइंटिस्ट के पास इस फिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब इस पर डिटेल्ड रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के जो राज सामने आए उन्होंने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अब ये बात हर किसी के सामने क्लियर थी कि समुद्र की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है और इन काले अंधेरों में वो कुछ छुपा हुआ है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होता। दुनिया में ये ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेजदार नुकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट वैल्यूएबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जो समुद्र की गहराइयों में 4,500 मीटर तक नीचे जा सकती है, यानी 4.5 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी एक नस्ल पाई जाती है, जिसे थ्रेड शार्क का नाम दिया गया है। इस शार्क को पहली बार 2004 में एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने ओशन की 900 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया था। इसके तकरीबन 3 साल बाद 2007 में एक जापानीज मछुआरे ने 5.5 फुट लंबी एक फीमेल थ्रेड शार्क को पकड़ा था। ये शार्क दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फ्रिंज बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और इसका सर लंबे सांप की तरह था, जो दिखने में बेहद खौफनाक थे। इस पर डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये शार्क 7 से 8 फुट तक लंबी होती है और इनका वजन 90 से 136 kg जितना वजनी होता है। ये शार्क समुद्र में 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है और ये समुद्री मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। हैरतअंगेज तौर पर इनके जबड़े में 300 नुकीले दांत होते हैं, जिससे ये दूसरे समुद्री जानवरों, छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करते हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये मालूम पड़ा है इन शार्क्स की आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है और आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रेड शार्क्स के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती है, जो बहुत जल्द एक्सटेंड होने वाली है। इस शार्क को पहले 1898 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जॉर्जियन फैमिली के द्वारा देखा गया था। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे जो दिखने
जिसे दी गोबलिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क के इस नस्ल के पास एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी। गोबलिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर निकाल सकते थे और इन्हें बड़ा कर सकते थे, जिससे ये अपने शिकार को इसमें दबोच कर मार सकते थे। ये शार्क समुद्र में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकते थे, जो 16 फीट जितनी बड़ी थी और जिसका वजन 210 केजी जितना बढ़ता था। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया था। उसके बाद दर्जनों एक्सपीडिशन किए गए, लेकिन इस शार्क का कोई नामो निशान न मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि या तो ये शार्क अब खत्म हो चुकी है या बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तब हुआ जब समुद्र में 9,000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के दिन डायनासोर को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश कहा जाता है, वो डायनासोर से भी 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो ज़मीन पर रहने वाले थे या समुद्र में सिर्फ उतनी गहराई में रहते थे जहाँ तक सूरज की रोशनी बआसानी पहुँच सकती है। ये डायनासोर अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से भी ज़्यादा डायनासोर्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिसे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। ये ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 psi जितना होता है, जो इतना नहीं है अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ये फिश अपने ऊपर हर वक्त 1,70,000 केजी जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एयरप्लेन के वजन से भी बहुत ज़्यादा है। स्नेल फिश दिखने में वाइट और ट्रांसपेरेंट होती है, जिन्हें घोस्ट फिश भी कहा जाता है, और ये वो हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर है जिन्हें अब तक समुद्र की सबसे ज़्यादा गहराई सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है। मारियाना ट्रेंच में अलग अलग किस्मों के खौफनाक और खतरनाक जानवर तो बसते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब और खूबसूरत है। अगर आप ओशन की 3,000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ दुनिया के सबसे रेयर ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस साइज में 10 से 15 इंच तक बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर 8 नोज लगे होते हैं, जिनमें हर वक्त एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है। ये ऑक्टोपस वो वाहिद ऑक्टोपस हैं जिनकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती हैं और इसी वजह से इन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बेरेले फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच जितनी बड़ी होती है। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती है, जिन्हें ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है। ये फिश समुद्र में 2,800 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है, जो डीप सी की एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। ये तो थे मारियाना ट्रेंच में रहने वाले अजीबोगरीब क्रिएचर्स, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप डायनासोर्स की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Our voice APIs just about making phone calls. With a few lines of code, you can go like this. To this. Offer your customers intuitive self-service. Build personalized voice experiences with fun. जब गोवा कंपनी के रिसर्चर अटलांटिक ओशन से करीब 12 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में हाइड्रोफोन्स के जरिए अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी को समझ रहे थे। हाइड्रोफोन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए समुद्र में पैदा होने वाली मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों को सुना और रिकॉर्ड किया जा सकता है। 1997 के उस दिन रिसर्चर्स ने समुद्र के अंदर से एक बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जो हद से ज़्यादा तेज थी। रिसर्चर्स ने इससे पहले अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से इस आवाज़ ने वहाँ मौजूद सब लोगों को हैरत और खौफ में डाल दिया था। ये आवाज़ ना सिर्फ इंतहाई तेज थी बल्कि इसमें एक अजीब किस्म की खासियत भी थी जो इसे समुद्र से रिकॉर्ड होने वाली दूसरी आवाज़ों से मुख्तलिफ बना रही थी, जिसकी वजह से इस आवाज़ को भी लूप का नाम दिया गया। कई सालों तक इस आवाज़ में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के रातों की नींद उड़ा कर रखती थी। ये आवाज़ अब एक मिस्ट्री बन चुकी थी।
इस आवाज़ को लेकर कई तरह के सवाल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के जहन में आ रहे थे। क्या ये आवाज़ किसी सीक्रेट अंडर वाटर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी? ये किसी बहुत बड़ी शिप के इंजन की थी? किसी जायंट स्क्विड की थी? ये किसी 100 फुट बड़ी व्हेल मछली की थी? या फिर किसी ऐसे बड़े खौफनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर की थी जो पिछले कई हजार सालों से समुद्र की गहराइयों में जिंदा है और जिसके बारे में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज तक नहीं जानते? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स समुद्र के अंदर से पैदा होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स को स्टडी करने के लिए एंटार्क्टिका के करीब ओशन में हाइड्रोफोन्स डिप्लॉय करते जा रहे थे। हैरतन के तौर पर एक बार फिर से 2005 में ऐसी ही अजीब और तेज आवाज को रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इस मिस्टीरियस आवाज की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। मालूम पड़ा कि वो किसी बहुत बड़ी शिप या किसी अननोन क्रिएचर की नहीं, बल्कि एक आइसबर्ग से पैदा होने वाली आवाज थी जो एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़े ग्लेशियर के टूटने की वजह से सुनाई दी गई थी। 8 सालों की मेहनत और दिन रात की रिसर्च के बाद लोग की ये मिस्ट्री अब पूरी तरह से हल हो चुकी थी। इस अजीब आवाज की ये मिस्ट्री तो हल हो गई थी, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स समुद्र के काले अंधेरों से अब तक ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जो उनकी समझ से बाहर हैं। इस वीडियो में हम समंदर की गहराइयों से डिस्कवर होने वाली ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। फिर चाहे वो समंदर में दफन हजारों साल पुराने शहर हो या फिर सदियों पहले समंदर में डूब जाने वाली बड़ी से बड़ी शिप्स हो। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये बात है 1986 की, जब जापान से ताल्लुक रखने वाले एक डाइवर कीहाचिरो आराटाकी ने अपनी जान पर खेलकर यूनागोमी आइलैंड के करीब समंदर में डाइव किया था, क्योंकि इस आइलैंड के करीब समंदर में खतरनाक हैमरहेड शार्क्स के टोले पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा समंदर के इस हिस्से से कई बार टाइफून भी निकलते देखे जा चुके हैं। कीहाचिरो ने इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी यहाँ डाइव कर अपनी जान की बाजी लगाई थी। समंदर के इस हिस्से में पानी बिल्कुल साफ था और हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे सकती थी, क्योंकि यहाँ हैमरहेड शार्क्स पाए जाते थे। इसीलिए ये जगह साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के नजरों से छुपी हुई थी। ये डाइवर जब यहाँ 36 मीटर की गहराई में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। पानी के बॉटम पर एक अजीब किस्म का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। कीहाचिरो के सामने उस वक्त जो चीज थी उस पर उसे यकीन ही नहीं कर रहा था। जब ये डाइवर इस स्ट्रक्चर को डिटेल से समझने के लिए अपनी टीम के साथ मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक बिल्डिंग जितना ऊंचा किसी इंसान का हजारों साल पुराना बनाया गया एक स्ट्रक्चर था, जिस पर बॉटम से लेकर रूफ तक स्टेयर्स बनी हुई थी। रिसर्चर्स का ये मानना था कि सिर्फ डाइव कर इस स्ट्रक्चर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए समंदर के इस हिस्से में सोनार स्कैनिंग की गई। इस एरिया में समंदर के अंदर साउंड वेव फेंकी गई, जिन्हें जमीन से टकराने के बाद एक रिसीवर के थ्रू कैच किया गया और फिर इस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल बनाया गया तो जो कुछ देखा गया उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। ये हजारों साल पहले इंसान का बनाया गया एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर था जो किसी महल की तरह दिखाई दे रहा था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक काफी बड़ा रास्ता भी बना हुआ था जो शायद उस दौर में इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस स्ट्रक्चर की साइड पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर के टॉप पर बड़े बड़े टेरेसेस के साथ साथ पूल्स भी बने हुए थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिस दौर में इसे बनाया गया था उस दौर के लोग काफी मॉडर्न और काफी एडवांस थे और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाया था। इस स्ट्रक्चर से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का दौर था जो इस जमीन पर मौजूद इंसानों की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है और उस वक्त ये जगह समंदर के अंदर नहीं बल्कि पानी से बाहर जमीन पर हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में जब इंसानों के पास ना कोई टूल्स थे और ना ही कोई मशीन थी, तब इतने बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर को कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन के साथ ऐसा क्या हुआ था। इन पर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी थी जो आज इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और इन्हें बनाने वालों का आज दुनिया में नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 19वीं सदी के एंड में यानी ईयर 1900 में एंटीगा आइलैंड के करीब समंदर की 55 मीटर गहराई में कुछ डाइवर्स के करीब को बहुत ही पुराना और तबाहशुदा एक एंशियंट शिप का मलबा मिला। ये शिप आज से 2000 साल पहले एंशियंट ग्रीस के दौर में समंदर में डूबी थी, जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। रिसर्च के दौरान इस शिप से डाइवर्स को एक बॉक्स भी मिला था जो बहुत ही खस्ता हालत में यहाँ पड़ा हुआ था।
जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कीमती ज्वेलरी, मार्बल स्टैचूज और एंशियंट कॉइन्स के साथ साथ एक जंगशुदा मेटल का टूटा हुआ टुकड़ा भी मिला। मेटल का ये छोटा सा टुकड़ा दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब अथॉरिटीज तक ये न्यूज़ पहुंची तो इस पर फौरन रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। जब इस मेटल के टुकड़े पर रिसर्च शुरू किया तो जो कुछ सामने आया उसने हम इंसानों की तारीख को ही बदल कर रख दिया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेटल का ये टूटा हुआ टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था, जिस पर 35 छोटे और बड़े गियर लगे हुए थे, जिन्हें आज से 2000 साल पहले बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अब इस बात की कल्पना थी कि आखिर इस कंप्यूटर का उस दौर में काम क्या था और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब इस टुकड़े पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। एंशिएंट ग्रीस के लोग शिप में सफर के दौरान चांद और तारों की लोकेशन को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये कंप्यूटर सोलर इक्लिप्स के साथ साथ चांद तारों की फ्यूचर लोकेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता था, जो इस बात का सबूत था कि एंशिएंट ग्रीस के लोग हमारी सोच से भी ज़्यादा जहरी और एडवांस थे। साइंटिस्ट का कहना था कि मेटल का टुकड़ा अभी कंप्लीट नहीं है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो आज तक समंदर की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है। मेटल के उस टुकड़े को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, लेकिन कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने में नाकाम रहे, जिसके बाद इसे नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। समंदर जो हमारी जमीन के आधे से ज़्यादा हिस्से पर फैला हुआ है, जो अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य को छिपाए हुए है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। जून 2011 में ओशन एक्स कंपनी के तहत खजाने की तलाश के दौरान बाल्टिक सी में 90 मीटर की गहराई से एक बहुत बड़े, अजीब और यूनिक किस्म के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ये स्ट्रक्चर पूरे 60 मीटर जितना बड़ा था और एक दिल की शक्ल जैसा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर दिखने में किसी यूएफओ की तरह भी लग रहा था। इस स्ट्रक्चर की जब खराब स्कैनिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये एक नॉन नेचुरल स्ट्रक्चर था जो पूरा मेटल से बना हुआ था, जिसे किसी इंसान या फिर किसी एलियन के द्वारा बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस पर बेइंतहा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद भी ये मालूम नहीं चल सका कि इस स्ट्रक्चर को कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया। और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर बेतहाशा मिस्ट्री और अनगिनत रातों से भरा पड़ा है। समंदर से आए दिन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं, जिनमें से सिर्फ चंद चीज़ों को ही इंसान समझ पाता है, और बहुत सी डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। ऐसा ही एक वाकया तब सामने आया जब समंदर के अंदर से हजारों साल पुराना एक 800 मीटर लंबा रोड डिस्कवर किया गया। ये रोड बहामस में समंदर की 20 फुट की गहराई से शुरू होता है और 800 मीटर आगे जाने के बाद अचानक खत्म हो जाता है। इस रोड पर लगे पत्थर रेक्टेंगल शेप के बने हुए हैं जो एग्जैक्टली 3 से 4 मीटर बड़े हैं। ये रोड, जिसे दिल्ली रोड का नाम दिया गया है, वो किसी अननोन जगह पर जाकर अचानक खत्म हो जाता है। इस रोड के एंड पर ना ही कोई सिटी है और ना ही किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक नेचुरल रोड फाउंडेशन है, जबकि बाद लोगों का ये मानना है कि एंशिएंट ग्रीस के किंग ने इस रोड को हजारों साल पहले समुद्र में डूब जाने वाले दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और आलीशान सिटी एटलांटिस में जाने के लिए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि इस रोड को आज से 1900 से 2000 साल पहले बनाया गया था। ये रोड तो एंशिएंट ग्रीस का था, लेकिन इस रोड को क्यों और किस मकसद के लिए बनाया गया था और क्या ये रोड कुछ और जमीन पर हुआ करता था, ये बात आज तक के पूछती है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आप इस वीडियो को बेहद लाइक और शेयर करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मस्त वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आप मारियाना ट्रेंच की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर आप अमेजोन जंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Decathlon 60 plus sports, 6,000 plus toys. Decathlon, visit the store or download the app. सभी जानवरों में से कुछ जानवरों की अपनी एक अलग ही पहचान है और इस अलग पहचान को बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनकी कद काठी का है। वैसे तो ये जानवर नॉर्मल एनिमल स्पीशीज के ही होते हैं, लेकिन कई बार इन्हीं में से कोई बिल्कुल विशाल गाय हो जाते हैं और फिर दुनिया में उनकी यही खासियत फेमस हो जाती है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस खास वीडियो में हम आपको आज वैसे कुछ जानवरों को दिखाते हैं जो कि अपने स्पीशीज के द ग्रेट है।
तो बस चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना आज का ये खास वीडियो। नंबर 10, बिगेस्ट क्रोकोडाइल कॉट ऑन कैमरा। इस बात का तो अंदाजा हम सभी को है कि मगरमच्छ कितने खतरनाक और बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ लोलोंग है, जो फिलीपीन में पाया गया था। इसकी लंबाई 6.17 मीटर थी, यानी कि 20 फीट 3 इंचेस। और इस मगरमच्छ का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी बिगेस्ट क्रोकोडाइल एवर फाउंड के तौर पर दर्ज है। इस मगरमच्छ की लंबाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर हम 6 फीट के 3 इंसानों को मिलाएं, तब भी इस मगरमच्छ की बराबरी नहीं कर पाएंगे। यानी ये मगरमच्छ एक किलो और इंसान को बहुत ही आसानी से खा सकता है। जब इस मगरमच्छ को पकड़ा गया था तो उस वक्त लगभग 100 लोगों ने मिलकर इसे काबू किया था और उसके बाद भी एक्सपर्ट इस मगरमच्छ की लंबाई नापने में कामयाबी हासिल कर पाए थे। और ऐसे साल 2018 में इस विशाल आकार के जीव की मौत हो गई थी। नंबर 9, जायंट स्नेक कॉट ऑन कैमरा। क्या होगा अगर दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक आपके सामने बढ़ जाए? जाहिर सी बात है आप जल्द